हेलो यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स। आज की कॉन्सेप्ट सीरीज में हम बात करेंगे ग्रेचुटी, एक ऐसे गिफ्ट की जो एम्प्लॉयर की द्वारा दिया जाता है एम्प्लॉय को फॉर हिज लॉयल कंट्रीब्यूशन एंड एसोसिएशन विद द ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ ये ग्रेचुटी जो है ये एक एक्ट से भी रेगुलेट किया जाता है इंडिया में, सो दैट इट कैन बी इंश्योर्ड दैट ऑल द वर्कर्स हु आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट गेट द बेनिफिट। तो मैं बात कर रहा हूं आज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 की, जिसमें हम इसके की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एप्लीकेबिलिटी विल बी द फर्स्ट आइडिया एंड देन विल डिस्कस अबाउट द कॉन्टिन्यूअस सर्विस। बिकॉज यहां पे एक कॉन्सेप्ट है दैट इज अगर आप 5 साल सर्व करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ तब आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द ग्रेचुटी। इसमें कुछ चेंजेस भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो क्या होता है कॉन्टिन्यूअस सर्विस, इस पर बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द person who is going to get the benefit out of this whole act, and then calculation, ग्रेचुटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये ऐसा कहा जाता है कि एक एम्प्लॉई, एक जो आपका कामगार है, उसकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो अपने आप को रिच समझ पाता है या अपने आप रिचनेस उसकी लाइफ में आती है। वो टाइम है उसकी रिटायरमेंट का, जब उसे ग्रेचुटी मिलती है और साथ में साथ और जो कंपलसेटरी बेनिफिट्स हैं वो उसे मिल जाते हैं और पेंशन उसकी लग जाती है। नाउ हम बात करेंगे कि वो रिचनेस कहाँ से आती है, वो कैलकुलेशन क्या है जिससे उसे ये पैसा मिलता है। एंड देन विल टॉक अबाउट द रीसेंट अपडेट्स। कुछ रीसेंट अपडेट्स भी हैं, उनका भी रेफरेंस लेंगे। जैसे कि केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ चेंजेस भी किए हैं विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस ग्रेचुटी एंड द कैलकुलेशन ऑफ द ग्रेचुटी, एंड न्यू लेबर कोड भी इसमें कुछ चेंजेस प्रपोज करता है, जहां पे वो ग्रेचुटी का जो पीरियड है वो 5 साल से घटाकर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए 1 साल भी करने जा रहे हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। माई सेल्फ इज दीपक ठाकुर एंड मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा इन सारे की कॉन्सेप्ट्स पर, सो दैट हमारा जो ईपीएफओ का एग्जामिनेशन है फॉर ईओ, एओ एंड एपीएफसी, उसमें आने वाले क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएं फ्रॉम दिस एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहली बात रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी। सो ये एक्ट जनरली हम सभी एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई करते हैं, फैक्ट्रीज पे अप्लाई करते हैं जहां पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। तो फैक्ट्रीज को डिफाइन किया गया है बाय फैक्ट्रीज एक्ट, हमने पहले देखा था। एंड ऐसे ही आपकी जो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट जिसको बनाती है, एंड उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट्स ही रहेंगी। सो वहां पर जिसको डिफाइन करेंगी फॉर दिस एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एंड वो सारी एस्टैब्लिशमेंट्स इसमें कवर अप हो जाएंगी, वो सारी शॉप्स कवर अप हो जाएंगी। एंड इसके साथ साथ इसके अलावा कोई भी और एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हों, उन सब पर ये एप्लीकेबल होगा। एक बात यहां पे और खास करके ध्यान में रखिएगा, अगर एक बार पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट जो है अप्लाई हो जाता है, उसके बाद अगर नंबर ऑफ वर्कर्स रिड्यूस भी हो जाए फ्रॉम द नंबर 10, तो भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। सो इसकी एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग हमने देखा कि अगर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर काम करते हो कहीं भी, किसी फैक्ट्री में या किसी भी और एस्टैब्लिशमेंट में या शॉप में, सो दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल, बिकॉज ये सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करने का एक एक्ट है, और खासकर उन वर्कर्स को जो मार्जिनलाइज वर्कर जिनको आप कह सकते हैं, या फिर वैसे वर्कर जो काफी कम वेजेस पे काम कर रहे हैं, सो दैट उनके लिए वो खुद से सेव नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू उनके लिए एक रिटायरमेंट के टाइम के एक सेविंग फंड जो है वो कोशिश कर रहा है बनाने का। सो दिस इज, एंड इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो सारी एम्प्लॉयर की होती है, एम्प्लॉय को इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, तभी इसको हमने गिफ्ट बोला। ठीक है, तभी ग्रेचुटी को गिफ्ट बोला जाता है कि एक एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दिया जाता है। नाउ इसमें हम अब बात करते हैं कि ये इसमें जो कैलकुलेशन है, जैसे 5 इयर्स का मैंने आपको कैलकुलेशन बोला कि मिनिमम सर्विस जो है किसी एसोसिएशन के साथ आपकी 5 साल की रहे, तो इसमें कॉन्टिन्यूस सर्विस का नाम आता है, या कॉन्टिन्यूस सर्विस एक टर्म यूज की जाती है कि आपने कितने समय तक एक एसोसिएशन से के साथ काम किया। नाउ इस कॉन्टिन्यूटी में कुछ ब्रेक्स आ सकते हैं इन बिटवीन, इन द फॉर्म ऑफ सिकनेस कि आप बीमार पड़ सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट, इन द फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ लीव जो आप ले सकते हैं, चाहे वो विद पे हो या विदाउट पे हो। ऐसे ही यू हैव सम काइंड ऑफ अ टेम्परेरी डिसेबिलिटी, जैसे कि आप अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में किसी मशीन को ऑपरेट करते हुए अगर आपको किसी तरह की इंजरी हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर टेम्परेली ऑन बेड रेस्ट, ये फॉर सम टाइम योर हैंड्स, योर लेग्स इज नॉट इन दैट सिचुएशन, और योर होल बॉडी इज नॉट इन दैट सिचुएशन
टू वर्क इन अ सिमिलर मैनर जो पहले कर पा रही थी, तो भी वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। नाउ ले ऑफ का पीरियड, अगर आपको एम्प्लॉयर ने ले ऑफ किया है फॉर सम टाइम पीरियड, जैसे 45 डेज का हम पीरियड हमने डिस्कस किया था योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। सो अगर 45 डेज के लिए आपको ले ऑफ किया गया तो वो पीरियड भी इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं माना जाएगा, वो कॉन्टिन्यूस पीरियड माना जाएगा। और ऐसे ही अगर वुमेन जो है वो मटर्निटी लीव के लिए जाती हैं तो वो भी आपका कवर अप किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस। तो ये सारे रीजन आपका कॉन्टिन्यूस सर्विस के इन बिटवीन नहीं आ सकते। अगर इन रीजंस की वजह से सर्विस में आपके ब्रेक आया है या आप काम पे नहीं जा पाए हैं तो भी उसे कॉन्टिन्यूस सर्विस माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द कैलकुलेशन। सो इसमें दूसरी बात यह है कि इसमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी वर्ड यूज किया गया है, और अभी तक इसकी कॉन्सेप्ट सीरीज को फॉलो करते हुए आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। सो इन दिस केस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट विच इज एक्चुअली द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ऑल्सो। ठीक है, तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रेलवेज एंड ऑल, सो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स में द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन लगते हैं या उनकी अथॉरिटी है, सो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे या वो सारी एस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस लगेंगे वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, सो उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अपने लेवल पर दे विल ट्राई टू इन्फोर्स दिस एक्ट एंड दिस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू द वर्कर्स। नाउ इसके बाद बात करते हैं अबाउट द पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी। नाउ ये पेमेंट मिलता कब है? सो इन जनरल वी से कि अगर आप 5 साल की सर्विस आपने पूरी कर ली है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर दिस पेमेंट, बट ये आपको अदरवाइज मिलता आपकी सुपरनुएशन या फिर आपकी रिटायरमेंट पे। ये एक रिटायरमेंट फंड है जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। सो 5 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपको सुपरनुएशन पे मिल जाता है, मतलब आप जब रिटायर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ योर एज, चाहे 58 ईयर्स में रिटायरमेंट हो या 60 में, सो अकॉर्डिंगली इट इज पेड। इसके अलावा अगर आपने रिजाइन कर दिया है और आपको किसी और रीजन से रिटायर किया जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो बिकम अ ग्राउंड फॉर योर एलिजिबिलिटी फॉर दिस कंपनसेशन या फिर दिस फंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेचुटी। नाउ इसके अलावा तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए या हो भी गए हैं बट अनफॉर्चुनेटली वर्कर की जो है वो डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली जो है इस ग्रेचुटी को क्लेम कर सकती है और दे शुड बी गिवन दिस अमाउंट। इसकी क्या कैलकुलेशन होती है उसे हम डिस्कस करेंगे। सो बी क्लियर, अगर 5 साल पूरे नहीं भी हुए हैं, वर्कर की डेथ हो जाती है 5 साल से पहले ही, तो उसे उसकी फैमिली को इस केस में ग्रेचुटी का बेनिफिट मिलता है, दैट इज फॉर श्योर। इसके अलावा इसमें एक और एस्पेक्ट पे हम बात करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूस सर्विस। जैसे मैंने बोला कि 5 इयर्स की सर्विस मैंडेटरी होगी, लेकिन डेथ के केसेस में अप्लाई नहीं है, सो द बेनिफिट द पर्सन विल बी गेटिंग द बेनिफिट। सो दैट इज वन एस्पेक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट। सो हमने देखा कि कौन से एस्पेक्ट पे आपको पेमेंट मिलेगा या कब आपको ये पेमेंट किया जाता है ग्रेचुटी का। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे अबाउट द 5 ईयर सिनेरियो। सो 5 ईयर सिनेरियो में जो हमने कॉन्टिन्यूस सर्विस कवर अप करनी है, हमने जो कॉन्टिन्यूटी देखनी है कि क्या कॉन्टिन्यूस सर्विस इस एम्प्लॉई से मिली है, इसने एस्टेब्लिशमेंट में या फैक्ट्री में काम किया है कॉन्टिन्यूसली पिछले 1 साल या थ्रू आउट 5 ईयर्स की नहीं, तो उसके लिए जैसे मैं बोला कि हमने जो आइडियाज़ अभी डिस्कस किए, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि इन रीजन से अगर डिसकंटिन्यूटी है तो उसको डिसकंटिन्यूटी नहीं माना जाएगा। सो इस फैक्टर को इंटीग्रेट करते हुए हम आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, दैट इज कि फिर कॉन्टिन्यूस सर्विस कितनी है। सो अगर आप 190 डेज काम कर रहे हैं इन अ ईयर, इन अ 12 मंथ पीरियड इन एनी माइन which is actually working under the ground और यू आर बीन एम्प्लॉयड अंडर द ग्राउंड, तो 190 डेज अगर 12 महीने में आपने पूरे किए तो ये कॉन्टिन्यूस सर्विस माना जाएगा। जो ब्रेक्स इन बिटवीन लीव्स की फॉर्म में मैटरनिटी बेनिफिट एंड ऑल हमने डिस्कस किए, उसको इंक्लूड करने के बाद, ठीक है। तो 190 डेज तक अगर आपने काम किया है आउट ऑफ 12 मंथ्स, सो देन यू विल बिकम द एलिजिबल। तो आपका वो 1 साल जो है पूरा काउंट कर लिया जाएगा। अगर इससे कम है तो फिर वो 1 ईयर की सर्विस आपकी नहीं इंक्लूड की जाएगी, देन आपको उस पार्ट को कैलकुलेशन में नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हम आगे ईयर ऑफ सर्विस के बेसिस पे कैलकुलेशन करने वाले हैं कि कितना फंड या ग्रेचुटी मिलेगी। तो ये वो साल जिसमें आपने 190 डेज से कम काम किया है, इंक्लूडिंग ऑल द लीव्स विच आर बीन अलाउड हेयर,
सो उसे इंक्लूड करने के बाद भी अगर आप 190 दिन नहीं बन रहे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर दैट ईयर ओनली, ठीक है। तो अगर 10 साल में से कोई 3 साल ऐसे निकलते हैं तो वो 3 साल कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, बाकी 7 ईयर्स हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। और अंडर द ग्राउंड की जो माइंस के हमने एस्पेक्ट में बात किया उसमें 190 डेज है, इसके अलावा बाकी सब के लिए 240 डेज है। तो 12 महीने में आउट ऑफ 12 मंथ्स अगर आपने किसी भी स्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज, कंपनी एक्सेट्रा में अगर आपने काम किया है 240 दिन तक, तो आप ग्रेचुटी के लिए वो 1 साल जो है आपके वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो अगर 240 दिन से कम अगर आपका कंटिन्यूस पीरियड आता है, देन दैट पर्टिकुलर ईयर विल नॉट बी कैलकुलेटेड, बट रेस्ट ऑफ द पीरियड्स विच हैज दिस 240 डेज इनटू द कैलकुलेशन, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ इसके बाद आगे चलते हैं रिगार्डिंग द चेंजेस। अब इसमें कुछ नए चेंजेस जो है प्रपोज किए गए, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है स्टूडेंट्स में अबाउट दिस चेंजेस। तो इसे क्लैरिफाई करने के लिए मैंने इसे टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया है। सो लेट्स गो थ्रू दिस पॉइंट वन बाय वन। नाउ एज आई सेड, एज ऑफ नाउ द जनरल प्रोविजन इज कि अगर आप 5 साल से सर्विस आपकी ऊपर हो गई है, तब आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द ग्रेचुटी। बट न्यू लेबर कोड इसमें कुछ चीजें ऐड करता है, जैसे कि न्यू लेबर कोड ने एक टर्म ऐड किया है, फिक्स्ड टर्म वेजेस, ठीक है। अब फिक्स टर्म वेजेस या फिक्स टर्म एम्प्लॉइज का जो टर्म है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं द की कॉन्सेप्ट। अगर आपने नहीं देखा है, ये वीडियो आप देख रहे हो, पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, सो आई विल से कि उनको भी एक बार कवर अप करना, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ईओ में भी आ सकता है और एपीएफसी में भी आ सकता है, तो उनको कवर अप करना। एंड अगर कोई डाउट फिर भी रह जाए किसी कॉन्सेप्ट पे, तो मैं आपको अपना मेल आईडी भी दे रहा हूँ, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी हेयर डायरेक्टली। कोई भी आपको एकेडमिक क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे, इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, wisdom.deepak@gmail.com। सो इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी के लिए, वेदर यू आर माय स्टूडेंट और नॉट, बट आई विल बी हियर फॉर योर सपोर्ट। सो फॉर योर एनी एकेडमिक क्वेरी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एकेडमिक, ठीक है, एडमिन क्वेरीज के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, उन्हें आप कॉल कर सकते हैं। वी हैव अ होल सपोर्ट सिस्टम फॉर दिस, सो दे विल हेल्प यू विद रिस्पेक्ट टू एनी क्वेरी, वेदर कोर्स के रिगार्डिंग हो, गाइडेंस के रिगार्डिंग हो, या फिर किसी और कॉन्टेक्ट रिगार्डिंग आप बात करना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे रेफर कर सकते हैं। नाउ अब मैं आता हूँ चेंजेस पे। सो फिक्स सम एम्प्लॉयमेंट का आइडिया हमने डिस्कस किया था क्लास में कि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे स्पेसिफिकली ईयर मेंशन है कि किस साल तक आपको काम पे रखा जा रहा है। तो 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए जितना भी रखा जा रहा है, सो दैट विल बी यू विल बी एलिजिबल फॉर द ग्रेचुटी ऑल्सो। अगर आपने 1 साल की सर्विस एज अ फिक्स टर्म एम्प्लॉई कवर अप कर ली है, तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द ग्रेचुटी ऑल्सो। सो आपको जो ग्रेचुटी है अकॉर्डिंगली कैलकुलेट की जाएगी, आपका टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर, कितने साल आपने कंटिन्यूस सर्विस दी है उसके बेसिस पे इट विल बी कैलकुलेटेड एंड यू विल गेट द बेनिफिट। सो दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट विच गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, बिकॉज जैसे जैसे वर्किंग स्टाइल ऑफ लेबर फोर्स जो चेंज हो रहा है या नेचर ऑफ लेबर फोर्स जो चेंज हो रहा है, उसके साथ गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रही है। जैसे पहले एक एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय का काफ़ी लंबा रिलेशनशिप होता था, मतलब अपने अडल्टहुड में उसने ज्वाइन किया, 18-19 साल 20 साल में ज्वाइन किया, और वहाँ से वो रिटायरमेंट होने के बाद ही निकल रहा है। तो पहले ये सिचुएशन थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि कई बार आपका प्रोजेक्ट बेसिस पे आपको रखा जाता है, तो 4 साल 5 साल 6 साल जैसा एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर एग्री करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसमें टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रखा होता है, या सिंपल ये लिखा होता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक आप काम करेंगे। सो दैट इज फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। एंड इस केस में पहले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ग्रेचुटी का बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन अब बाय लॉ दे विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस। तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में अगर आप हैं और 1 साल पूरा कर चुके हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं फॉर द ग्रेचुटी। एंड परमानेंट एम्प्लॉय जिन्होंने 5 साल से ज़्यादा सर्विस कर रही है, वो तो एलिजिबल है ही, तो वो तो क्राइटेरिया है। इसके अलावा वर्किंग जर्नलिस्ट, उनको भी कई बार हमने देखा कि दे डू नॉट गेट द बेनिफिट, तो उसको भी इंश्योर करने के लिए दिस लिमिट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 3 ईयर्स, सो दैट अगर कोई
शॉर्ट ड्यूरेशन में भी अपना एम्प्लॉयर चेंज कर लेता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लेता है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहे। सो दैट इज वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए 3 इयर्स, परमानेंट वर्कर्स के लिए 5 इयर्स एंड पर फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए 1 ईयर का क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होगा। और इसी में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी आ जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अगर 1 साल से ज़्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री के साथ रोज जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, सो वो भी एलिजिबल हो जाएगा फॉर द ग्रेचुटी। ठीक है, एज पर दिस न्यू अमेंडेड प्रोविजंस या न्यू लेबर कोड। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं ना, इसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन को बड़ा सिंपल फॉर्म में हम समझेंगे कैलकुलेशन कैसे करना है। तो बेस्ट, जैसे हमने बोला कि रिटायरमेंट के टाइम पर आपको एक फंड मिलना है, आपको एक पैसा मिलना है, एक साथ एक लमसम अमाउंट मिलना है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? तो इसकी कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में आपकी मंथली सैलरी पहले लिखी जाती है, जैसे कि लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब आपने जो लास्ट सैलरी विड्रॉ की थी एट द टाइम, जैसे आपके 5 साल के बाद छोड़ रहे हैं आप, या फिर अपने रिटायरमेंट के टाइम पर आपको जो लास्ट सैलरी आई, वो हम पहले ऊपर लिखते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे लिखा आपकी वेजेस को 10,000 रुपये, तो 10,000 को फिर हम इसको हाफ करने के लिए, बिकॉज ये फुल मंथ की सैलरी है, तो उसको हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अगर मंथ में 30 होल डेज होते हैं, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें बहुत टेक्निकल में मत जाना। 30 डेज होते हैं, तो हाफ करने के लिए मुझे 15 डेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 15 डेज लिख दिया। और ऐसे ही अगर मैं आपके 4 छुट्टियाँ निकाल दो, बिकॉज एज पर फैक्ट्रीज एक्ट आपको हर एक वीक में एक छुट्टी भी मिलेगी, सो आपको 4 छुट्टियाँ मिल जाएंगी एक महीने में, संडेज की हो सकती हैं छुट्टियाँ। तो इन 4 दिन को छोड़ने के बाद आपका जो पूरा मंथ बचा वो कितना बचा, वो 26 दिन बचे, तो 26 आपका नीचे आ जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या है कि आपका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो, उसको हम इनटू करते हैं 15 से फॉर हाफ डेज ऑफ द ईयर, एंड इसको हम फिर डिवाइड कर देते हैं 36 से, दैट इज योर होल मंथ। ठीक है, होल मंथ जब आपने काम किया या आप एसोसिएटेड रहे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी ईयर ऑफ सर्विस, कि कितने साल तक आप एम्प्लॉयर के साथ जुड़े रहे हैं। तो अगर आप 10 साल जुड़े हैं तो 10 से इंटू कर देंगे, अगर आप 5 साल जुड़े हैं तो 5 साल से इंटू कर देंगे, और एज पर न्यू लेबर कोड अगर आप 2 या 3 साल से भी जुड़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, तब भी वो ईयर यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और फिर आपके पास आंसर इसका आ जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि किसी ने फुल सर्विस लगा दी, अपना पूरी जो ज़िंदगी है वो एक ही एम्प्लॉयर के साथ लगा दी है, तो मैं यहाँ पे 26 लिख दूं, तो मेरे पास इसमें सिंपल सा जो इसको ग्रेचुटी मिलेगी वो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन फिर मेरे पास आ जाएगा, दैट इज योर 1,50,000। ठीक है, तो ये 1.5 लाख रुपए इसको मिलेंगे, बट फिर मैंने यहाँ पे 10,000 लिया, बस लास्ट ड्रॉन जो सैलरी होती है आपकी इतनी तो नहीं होगी। सो आप 25,000, 30,000 या 50,000 पे अगर लीव कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन की जाएगी, और अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर लास्ट ड्रॉन सैलरी, काफ़ी अच्छा पैसा आपके पास बन जाता है इस केस में। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया रिगार्डिंग द सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो उसमें भी न्यू लेबर कोड ने कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि पहले आपका बेसिक वेजेस, रिटेंशन अलाउंस एंड डीए ये कैलकुलेट किया जाता था फॉर द पर्पस ऑफ द वेजेस, बट अब जो है न्यू लेबर कोड ने इसमें जो वेजेस है उनको डिफाइन किया है, और बोला है कि सैलरी में आपके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। सो एवरी कंपोनेंट विच हैज़ बीन डिफाइंड बाय द एम्प्लॉयर, वो सारे कैलकुलेट किए जाएंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस रखी गई हैं, जैसे कि जो आपकी लीगल एक्सेप्शंस है, जैसे कि बोनस, आपको हाउस रेंट जो दिया जा रहा है, हाउस अलाउंस जो दिया जा रहा है, ऐसी कन्वीनियंस अलाउंस और कमीशन, कुछ जो आपके स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन्स है उनको छोड़ के बाकी सारी जो वेजेस है आपको इंक्लूड कर ली जाएगी, बाकी सारी जो कैलकुलेशन है वेजेस की वो इसमें इंक्लूड कर ली जाएगी। हाँ, इसमें एक खास बात, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए न्यू लेबर कोड ने एक और चीज़ ऐड की कि आपकी जितनी भी सैलरी आती हो, जिस भी तरीके से एम्प्लॉय कोई भी हेडिंग देकर उसको आपको देता हो कि आपकी जो सैलरी स्लिप है, जो आपकी सैलरी स्लिप आती है, उसमें वो किसी भी तरह से उसको डिवाइड कर रहा हो कि आपको बेसिक, डीए, देन रिटेंशन अलाउंस एंड देन योर हाउस रेंट एंड बहुत सारे चीज़ें आपको और ऐड कर दें। तो अब क्या होता था कि टू मेक दिस कैलकुलेशन मिनिमम, ऐसे ही वो प्रोविडेंट फंड में करते थे, बिकॉज वहाँ पर भी कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली हो रही है कंट्रीब्यूशन। मैंने इस लेक्चर से पहले आपका प्रोविडेंट फंड प्रोविजंस डिस्कस किए थे, तो वो आपने अगर नहीं देखा तो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो अब इस अमाउंट को कम से कम रखने के लिए वो इस अमाउंट को, या बेसिक वेजेस, डियरेंस अलाउंस या रिटेंशन को
कम कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसको कम करके बाकियों का जो बाकी हेड्स में जो कंपनसेशन वो बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो एम्प्लॉई को मिलने वाला बेनिफिट है वो कम हो जाता है और एम्प्लॉयर को जो कंट्रीब्यूशन देना है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सो इस तरह से एम्प्लॉयर अपना पैसा बचा लेता है। तो न्यू लेबर कोड ने इस प्रैक्टिस को देखा और उसमें एक चेंज किया कि आप कुछ भी कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन आपकी जो सारी कैलकुलेशन है, जो वेजेस की कैलकुलेशन है, उसमें 50% ऑफ वेजेस एज इट इज काउंट कर लिए जाएंगे। तो आप कोई भी और हेड अगर आप ऐड कर रहे हैं, किसी भी तरह का आपने और हेडिंग डाल के उसको अलग से कैटेगराइज किया है उस अलाउंस को, या कोई भी आपने अलाउंस और ऐड किया है, सो अगर वो 50% से ज़्यादा जाता है तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द बेस सैलरी। ठीक है, तो बेस सैलरी में उसे इंक्लूड कर लिया जाएगा। सो दैट इज द न्यू डेवलपमेंट विच न्यू लेबर लॉ हैज इंट्रोड्यूस, दैट इज टू सिंप्लीफाई द प्रोविजन। सो the thing is, exclusion are limited to the 50% of the total remunerations except the gratuity and the retention compensation। तो जो gratuity और retention के लिए आपको compensation मिलता है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ आपका कैलकुलेशन की जाएगी। तो 50% पार्ट आपका बेसिक रिम्यूनरेशन मानकर कैलकुलेशन की जाएगी। तो यहाँ पे जितना भी आपकी लास्ट राउंड सैलरी है तो उसका 50% आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि 50% इंटू 15 डिवाइड बाय 26 एंड इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, सो दैट इज द कैलकुलेशन। तो आई होप ये कैलकुलेशन आपने कर ली होगी और आप अगर खुद वर्किंग हो तो आपको पता लग जाएगा कि आप अभी अगर जॉब छोड़ते हैं तो कितना आपको ग्रेचुटी मिलेगा। अगर आप जो कंडीशन में डिस्कस की वो कवर अप कर चुके हैं, या फिर आपके पेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करूँ तो अगर वो रिटायरमेंट के आसपास है तो विल गेट टू नो कि कितना पैसा उनको मिलने वाला है। सो यू कैन हेल्प हिम टू प्लान हाउ टू स्पेंड और सेव और इन्वेस्ट दैट मनी अकॉर्डिंगली। ओके जी, आगे बात करते हैं रिगार्डिंग द लिमिट्स। अब कुछ नए चेंजेस भी आए हैं। न्यू लेबर कोड के आने से पहले ही गवर्नमेंट ने 2018 में एक पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, जिसमें स्पेसिफिकली जो चेंजेस हैं वो उसके लिमिट पे रखा, बिकॉज जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे अभी वो काफ़ी ज़्यादा कंपनसेशन ना बन जाए, बिकॉज एम्प्लॉयर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। और स्पेसिफिकली हम यहाँ पे कवर अप करना चाह रहे हैं सोशल सिक्योरिटी को, तो सोशल सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए, बस इतना अमाउंट इसमें हम रखना चाह रहे हैं। तो पहले ये लिमिट 10,000 हुआ करती थी, अब ये लिमिट इंक्रीज करके 20 लाख कर दी गई है। तो पहले ये 10 लाख रुपए की लिमिट थी, अब ये 20 लाख रुपए की लिमिट है। तो मैक्सिमम आप जो ग्रेचुटी क्लेम कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट दैट इज 20 लाख रुपीस। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेशन करने से 21 लाख बन जाता है तो यू विल बी गेटिंग 20 लाख, नॉट 21 लाख। ठीक है, सो दैट इज बिकॉज यहाँ पे हमने वर्कर की सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला कि स्पेसिफिकली उन वर्कर्स की जो बहुत कम अर्न कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड बिकॉज ऑफ विच दे मे नॉट बी एबल टू सेव मच, तो उनको रिटायरमेंट के बाद जब वो काम करने की कंडीशन में या नौकरी करने की कंडीशन में नहीं है, तब भी उनको कुछ पैसा मिल जाए फॉर देयर एक्सपेंसेस, उस पर्पज से इस एक्ट को सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से बनाया गया। सो इसलिए अकॉर्डिंगली इसमें लिमिट जो है वो डिफाइन की गई है। ओके, ना इसके बाद आगे चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू लास्ट पार्ट। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पे वापस अब थोड़ा सा देखते हैं, रिकैप करते हैं हमने क्या क्या कवर अप किया। हमने कवर अप किया कि आपको ग्रेचुटी जो है वो मिलती है, और ग्रेचुटी कैसे मिलती है इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं आपकी मंथली वेजेस। आपके मंथली वेजेस की जो है वो कैलकुलेशन आती है। मंथली वेजेस को आप डिवाइड कर दीजिए 26 से, इनटू कर दीजिए 15 से, एंड देन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। नाउ ईयर ऑफ सर्विस के लिए जैसे मैंने बोला, आपने ईयर्स को जब कैलकुलेट करना है तो आपने कॉन्टिन्यूस सर्विस को कैलकुलेट करना है कि कॉन्टिन्यूस सर्विस कौन सी ईयर में आपकी 190 या फिर 240 डेज बन रही है। सो अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन दिस आइडिया। ठीक है, नाउ अब ये लिमिट जो है मैक्सिमम आपकी 20 लाख कर दी गई है, पहले ये 10 लाख थी, हमने डिस्कस किया। देन आपका पहले जो है मिनिमम जो है 5 इयर्स की सर्विस हुआ करती थी, बट नाउ दिस क्राइटेरिया हैज़ बीन रिमूव्ड। अगर आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में है, कॉन्ट्रैक्ट पे और 1 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट। अकॉर्डिंगली जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में उनको 5 साल के बाद बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप वर्किंग जर्नलिस्ट है तो 3 इयर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। सो दैट इज द कैलकुलेशन रिगार्डिंग दिस। तो ये से सारे की कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। इसमें जो भी आपको एग्जाम में पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमने कवर अप कर लिया है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से हमने कवर अप किए। बट अगर आपको लगता है कि अभी भी, बिकॉज अब तो 60 दिन भी नहीं रह गया आपकी एग्जाम के लिए, टुडे इज
3 मई। सो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी है और खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ और अकाउंटिंग में कमी है, तो आप अलग से एक मॉड्यूल परचेज कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग का मॉड्यूल। ये हमने अलग से बना दिया है ताकि आप इस कम समय में अपना एटलीस्ट, बिकॉज जीएस हम अगर ये लेके चलें कि आप और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने कवर अप कर लिया होगा, तो जीएस के कंपोनेंट आपके कवर हो गए हैं। अगर सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ और अकाउंटिंग, बिकॉज ये बाकी जीएस के एग्जाम्स में नहीं आता है, तो अगर यही पार्ट आपका रहता है तो आप फटाफट से इसको इनरोल कर सकते हैं, सो दैट यू कैन कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। बिकॉज बाकी जो जनरल स्टडीज़ में सभी ने मार्क स्कोर करने हैं, इसमें यू विल बी हैविंग अ डिफिकल्टी अगर नहीं प्रिपेयर किया। सो यू कैन गो फॉर दिस। इट हैज़ ऑफ 80 to 90 लेक्चर्स मॉड्यूल, जिसमें अकाउंटिंग भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी भी है। सो यू कैन गो फॉर दिस। और अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यू डू नॉट have good preparation, or your preparation with respect to general studies is not up to mark, so आप हमारा फुल कोर्स भी परचेज कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है टाइम कम है तो क्रैश कोर्स भी है, यू कैन गो फॉर द क्रैश कोर्स फॉर दिस ऑल्सो, जिसमें सारे मॉड्यूल्स कवर अप होंगे इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी ऑल्सो। तो चॉइस इज योर्स, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू कैन ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।